जय हिंद साथियों, मैं आकाश फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समाधान स्टडी पर। और एक बार फिर आप सभी के लिए पीएनएसटी और नीट जैसी बड़ी एग्ज़ामों के लिए एक महत्वपूर्ण शानदार और ये सेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई भी जो है आपको पे नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं ना सर कि आपकी जो है क्लासेस पेड रहती है क्या? फ्री, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, कोई भी अमाउंट नहीं देना है। हम तो चाहते हैं साथियों कि इस जो है, ठीक है, इस जो है शिक्षा जगत को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाए और ऑलमोस्ट ऐसा कंटेंट पहुंचाए कि साथियों एग्ज़ाम जो है फाइनली आप लोग क्रैक कर पाए। और हर कंटेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है और लगातार आप सभी के लिए मेहनत हम लोग कर रहे हैं। चलिए तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा और मेरे साथ आंसर करिएगा कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। साथियों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि परितंत्र शब्द किसने या किसके द्वारा दिया गया था। परितंत्र मतलब इकोसिस्टम, किसकी बात करें साथियों? इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। तो क्या हो सकता है बताएंगे ज़रा। तो साथियों नोट करिएगा, ठीक, कि जो आपका इकोसिस्टम है वो दिया आपका टांसले ने। किसने दिया साथियों? A.J. टांसले, ठीक। तो क्या राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन मतलब आपके जितने भी है इकोसिस्टम से रिलेटेड आज क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। देखिए बोला है कि परितंत्र की आधारभूत श्रेणी है, परितंत्र की आधारभूत श्रेणी है जलीय, स्थलीय या फिर होगा आप दोनों ही होगी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बात करें परितंत्र की मतलब आपका इकोसिस्टम, स्थलीय इकोसिस्टम आपका वन है, ओके, आपकी घास है, वन है, घास है, ये सब कुछ होगा। तो साथियों आपका डी आंसर करेक्ट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव निर्मित परितंत्र का कौन सा उदाहरण है? द्वीप, मछली घर, ऊतक संवर्धन या फिर वन होगा। तो सभी साथी जरा बताइए क्या हो सकता है, ठीक। तो देखिएगा साथियों, चीज़ों को नोट करिएगा। अगर आपका राइट आंसर है साथियों मछली घर, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा, यह आप लोगों को सभी को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर स्थित विभिन्न जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। विचलन होगा या फिर आपका स्त्रीकरण होगा या फिर क्षेत्रीयकरण होगा या फिर होगा पिरामिड, क्या हो सकता है? तो देखिएगा साथियों, ठीक, कि जैव समुदाय में विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्न जातियों का जो है ऊर्ध्वाधर वितरण स्त्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीकरण कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, स्त्रीकरण, ठीक है। स्त्रीकरण अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या फिर वर्णपाती वनों में या फिर शीतोष्ण वर्षा वनों में या उष्णकटिबंधीय सावना वनों में। क्या हो सकता है ये आपको आंसर बताना है। तो जो आपका स्त्रीकरण है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों वाले वर्षा वनों में क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। और स्त्रीकरण ऊर्ध्वाधर रूप से होता है, ठीक है। और ये पादप की ऊंचाई पर निर्भर करता है, जो आपके प्लांट है, जो आपके पादप है उनकी हाइट पर, ठीक। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं। परितंत्र के दो घटक होते हैं, पादप व जंतु, खरपतवार, वृक्ष, जंतु एवं मानव, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र, अजैविक एवं जैविक। तो परितंत्र के घटकों की मुख्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है जैविक, ठीक है, और एक होता है अजैविक। तो ध्यान रखना, एक तो जैविक भी होगा, एक तो अजैविक, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। जिन्होंने जो है अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाइएगा और सेशन को लाइक के बटन दबाकर लाइक कर दीजिएगा। परितंत्र के दो घटक हैं, पारितंत्र के दो घटक हैं, कौन कौन से?
पादप एवं जंतु, खरपतवार, वृक्ष, जंतु एवं मानव, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र, या अजैविक एवं जैविक। तो परितंत्र के दो घटक हैं, जो क्वेश्चन तो अभी करवा दिया मैंने आप लोगों को। ओके, अजैविक घटकों में सम्मिलित है। तो देखिए अजैविक घटकों में क्या सम्मिलित है। अजैविक घटकों में सम्मिलित है ने आपका निर्जीव भौतिक रासायनिक कारक, जीवित भौतिक रासायनिक कारक, उद्योगों द्वारा उत्पादित गैसें, या फिर आपका जीवित जीव होगा। तो अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आएंगे, आपका निर्जीव और भौतिक रासायनिक कारक आएंगे। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और सभी को सही किया है सभी लोगों ने, बहुत ही अच्छी बात है। जैविक घटकों में सम्मिलित है, क्या है, जैविक घटकों में सम्मिलित है उद्योगों द्वारा उत्पादित गैसें, पोषक आपका पोषक तत्वहीन मृदा, जीवित जीव, या फिर जीवाश्म ईंधन। तो परितंत्र के जैविक घटकों में सभी सजीव, जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव आदि सम्मिलित होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जीवित जीव। क्या सभी साथियों का यही आंसर आ पा रहा है क्या? ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं कि जलाशय में अधिकतम प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त की जाती है, आपका पादप प्लावकों द्वारा, जंतु प्लावकों द्वारा, या फिर प्लावनशीत पादपों द्वारा, या लाल शैवालों द्वारा। क्या हो सकता है? चलिए साथियों, आप सभी लोग बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है आपने आंसर लगाया है कि पादप प्लावकों द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेंगे, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि परितंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है, बोला गया है। क्या बोला है, कार्यात्मक इकाई नहीं है बोला गया है। ऊर्जा प्रवाह, अपघटन, उत्पादकता, या फिर स्थिरीकरण। तो क्या हो सकता है? तो एक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्न जातियों को ऊर्ध्वाधर वितरण जो है स्थिरीकरण कहते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा साथियों, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाए क्या, स्थिरीकरण इज अ राइट आंसर। और सभी साथियों ने यही आंसर लगा पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोला गया है कि तालाब में परितंत्र में स्वपोषी घटक हैं, पादप, प्लावक, शैवाल, निगम एवं तटीय, या फिर उपयुक्त सभी होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग सभी क्या लगाएंगे, उपयुक्त सभी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उपयुक्त सभी आंसर लगाएंगे, मतलब डी आंसर राइट होगा। आगे इसी तरीके से बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। साथियों, दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है दो क्वेश्चन आएंगे आपको, कौन कौन से, तो देखिए परितंत्र में प्रकाश ऊर्जा की कार्बनिक ऊर्जा में अणुओं के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर कहलाती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता, कुल प्राथमिक उत्पादकता, कुल द्वितीयक उत्पादकता, या सकल द्वितीयक उत्पादकता, जरा बताइए क्या होगा। तो परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्या साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप द्वारा एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैव भार के उत्पादन की दर खालिस्तान कहलाती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता, या फिर जो है, तो यही तो क्वेश्चन हमसे बोला गया है, अलग अलग लैंग्वेज में ये पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या बोला गया है। बोला है कि प्राथमिक उत्पादकता है, क्या है, प्राथमिक उत्पादकता है उपभोक्ता द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण की दर, परितंत्रों में प्रकाश की ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की दर, उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा उत्पादन की दर, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी एवं रसायन संश्लेषी सोपोसी द्वारा द्युतिमान ऊर्जा के रूप में क्या है, इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण की दर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। क्या कहलाएगी? तो साथियों बी आंसर आपका सही होगा। क्या है आपका? परितंत्रों में प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। साथियों उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा का संचयन, क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा का संचयन जो होगा कहलाता है, आपका एनर्जी स्ट्रॉन्ग के बारे में है। सकल प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, सकल उत्पादकता, या फिर कुल प्राथमिक उत्पादकता। तो नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, द्वितीयक उत्पादकता। ठीक, क्या बनेगा? द्वितीयक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय योग क्षेत्रफल में हरे पादपों में जैव भार का निर्माण ऊर्जा का संचयन कहलाता है। उत्पादकता, कुल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, या फिर प्राथमिक उत्पादकता। चलिए बताइए। तो देखिए, पादप द्वारा उत्पन्न सकल प्राथमिक उत्पादकता, जिसे हम लोग जीपीपी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा कुल प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण, परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर कहलाती है। क्या कहलाएगी? कुल प्राथमिक उत्पादकता, कुल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, या फिर कुल उत्पादकता। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होने जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है, प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है पोषकों की उपलब्धता पर, पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर, विकल्प ए और बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निश्चित समयांतराल में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित जैव भार या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा प्रथम उत्पादकता कहलाती है। तो चलिए, आपकी प्रथम उत्पादकता तो है, और आपका पोषकों की उपलब्धता पर और पादपों की प्रकाश संश्लेषी क्षमता पर, यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ए उच्च प्राथमिक उत्पादकता हेतु आवश्यक है। नमी, ठीक है, नमी विहीन मृदा होने के कारण बी की प्राथमिक उत्पादकता निम्न होती है। तो ए और बी के स्थान पर बताना है, तो नोट करिएगा। अगर बात करें ए के स्थान पर क्या आएगा, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है साथियों, बेटर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन हमने दिया है। तो वर्षा उच्च प्राथमिक उत्पादकता हेतु आवश्यक है, और नमी विहीन मृदा होने के कारण मरुस्थल की प्राथमिक उत्पादकता निम्नलिखित होती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, क्या है? गलत कथन का चयन करिए। कुल प्राथमिक उत्पादकता स्वपोषियों के उपयोग हेतु उपलब्ध जैव भार है, या फिर आगे चलिए आगे क्या चलिए, आपका ये ही गलत होगा। बाकी तो प्राथमिक उत्पादकता संदमक
पादप जैव जातियों, पर्यावरणों, कारकों, पोषकों की उपलब्धता एवं पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है, सभी सही हैं। ठीक है, ये तो पहले ही गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक घटकों जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी H2O एवं पोषक तत्वों में टूटना कहलाता है। ह्यूमसीभवन, खनिजीभवन, अपघटन या फिर जो है निक्षालन क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका अपघटन राइट आंसर बन जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शब्द जो है अपरदन, शब्द अपरदन में सम्मिलित है मृत पादप भाग, जंतुओं के अवशेष, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ या उपयुक्त सभी होने वाला है। तो अपरदन की बात करें तो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और आपका जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर है कि यह मृत पादप भाग है, जंतुओं के अवशेष है, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे एक अपरदनकारी है, पादप भाग खाने वाला जंतु, मृत एवं अवघटित कार्बन पदार्थ वाला जंतु, जंतु से पोषण प्राप्त करने वाला पादप या दूसरे जंतु से भोजन प्राप्त करने वाला जंतु। तो अपघटनकारी जैसे केंचुआ मृत पादप एवं जंतुओं को तोड़कर आवश्यक पोषक पदार्थ को क्या करता है, यह परितंत्र में पुनः लौटा देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है साथियों कि मृत एवं अपघटित कार्बनिक पदार्थ खाने वाला जंतु होता है, बी करेक्ट है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो आप लोग को बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, सभी को जो है ध्यान रखना और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने एवं मृदा को खोखली बनाने में सहायता करते हैं, नहीं। अपघटन का कच्चा माल, ठीक, अच्छा सही बोला है ना, अच्छा चल ठीक है, सही है, ये भी सही है। अपघटन का कच्चा माल आपका अपरदन मृदा पादप एवं जंतुओं के अवशेषों का बनता होता है। जी हाँ साथियों, दोनों ही सही है। ठीक है, ए और बी सही है, ए एंड बी बोथ इज द राइट आंसर। चलिए, बोला गया है कि जो जीव मृत कार्बनिक अवशेषों का यांत्रिक एवं रासायनिक विखंडन करते हैं क्या कहलाते हैं। तो साथियों ये एक प्यारा सा आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, रियल में बताना है साथियों, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट्स नहीं करते, ताकि मुझे पता चल सके कि ऑलमोस्ट इस क्लास को कितना बच्चा वॉच कर पा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम, जय हिंद, और शेयर ज़रूर करिएगा।